हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। और जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला नंबर आएगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। क्या होता है ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? किस तरीके से ये काम करता है? आखिर किन परिस्थितियों में इसको बनाया गया? कौन कौन से इसके आर्म्स हैं? कौन कौन से इसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं? इनके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज किस तरीके से काम करते हैं? कौन-कौन से रिपोर्ट्स प्रकाशित करते हैं? और फाइनली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के इवोल्यूशन की से। तो दोस्तों, आपको पता होगा, जो अगर हम लोग टाइमलाइन की बात करें, तो आपको पता होगा जो 19वीं सदी में शुरुआती दौर में 1914 से लेके 1918 तक पूरा विश्व युद्ध झेल रहा था, यानी विश्व युद्ध एक वर्ल्ड वॉर वन झेल रहा था। और इसके ठीक बाद 1920 में, हालांकि इसकी शुरुआत 1919 से ही हो गई थी, लीग ऑफ द नेशंस बनाया गया, जो कि बेसिकली ये डिसाइड करेगा जो आने वाला भविष्य विश्व का क्या होना चाहिए। दोस्तों, लीग ऑफ द नेशंस वर्ल्ड का सबसे पहला, सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि वर्ल्ड पीस को भी प्रमोट करता था। तो इसका बेसिकली मकसद ये था जो वर्ल्ड वॉर 2 ना हो पाए। हालाँकि नियति को कुछ और मंज़ूर था और इसके ठीक 20 साल बाद 1939 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला। अब अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपको बता दें, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पूरा विश्व के जो मेजर प्लेयर्स थे, बड़े-बड़े कंट्रीज़ थे, वो 2 भाग में बँट गए थे, यानी कि 2 गुटों में बँट गए थे। जिनको एक को कहा जाता था एलाइड ग्रुप और दूसरा कहा जाता था एक्सेस ग्रुप, है ना? अभी जो एलाइड ग्रुप है, ये इसकी फोटोग्राफ है, जिसमें आपको ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री हुए विंस्टन चर्चिल, और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए एफडीआर, यानी कि फ्रैंकलिन डिलेनो रूजवेल्ट। अब यहाँ पे जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो, ये बेसिकली अटलांटिक चार्टर का है। आपको पता होगा, जो यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में लेट एंट्री मारता है, ठीक है? और आता है, जब एंट्री मारता है तो फिर बहुत सारी चीजें बदलती हैं। अंत में एक्सिस पावर्स की हार होती है और एलाइड पावर्स की जीत होती है, ठीक है? और ये जो आप अटलांटिक चार्टर देख रहे हो, वो बेसिकली इसलिए था ताकि वॉर के बाद वर्ल्ड का ऑर्डर किस तरीके का होना चाहिए, ये यहाँ पे ये दोनों आदमी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आते हैं, कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बढ़ती है 1945 में और पहुंचती है यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन में। तो यूनाइटेड नेशन इज एस्टेब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 24th। अब ये सवाल बहुत बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ये डेट आपको पता ही होना चाहिए। अक्टूबर 24 1945, ये आपको पता ही होना चाहिए, जिसमें टोटल 51 ओरिजिनल मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है? और इनका काम क्या था? तो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, कोऑपरेशन को बढ़ाना है और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अब इन सभी जो टाइमलाइन में आपने देखा, इंडिया कहाँ-कहाँ मेंबर रहा है, तो दोस्तों आपको बता दें, इंडिया मेंबर आपको 1920 से, यानी कि लीग ऑफ द नेशंस का भी पार्ट इंडिया हुआ करता था। अब सवाल ये उठता है, जो कंट्री जब सोवरेन होती है, कहने का मतलब संप्रभुता उसके पास होती है, मतलब डिसीजन लेने की क्षमता उस कंट्री के पास खुद है, ठीक है? तभी वो पार्ट होगा। बात तो सही है, क्योंकि पहले आपको पता होगा, जो हम लोग ब्रिटेन के द्वारा कोलोनाइज्ड थे, है ना? हालाँकि इंडिया लीग ऑफ द नेशंस का भी पार्ट था और यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर भी था। दोस्तों, वैसे तो आज के समय में जो यूनाइटेड नेशंस के जो पार्ट हैं, वो सारे अब सॉवरेन कंट्री हैं, है ना? सारे संप्रभुता होल्ड करने वाले कंट्री हैं, अपने आप में डिसीजन लेने वाले कंट्री हुआ करते हैं। हालाँकि उस समय में 1920 में आप समझो, बेलारूस, इंडिया, फिलीपींस एंड यूक्रेन 4 ऐसे कंट्री थे, जो कि ब्रिटेन के द्वारा कॉलोनाइज्ड तो थे, लेकिन उस समय में लीग ऑफ द नेशंस के भी पार्ट हुआ करते थे। तो कहानी आगे बढ़ती है और यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन होता है। अब यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन के बाद टोटल 6, आपके ये और इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखोगे, तो टोटल 6 आर्म्स आपको यूनाइटेड नेशंस को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप जनरल असेंबली की बात कर लो, फिर सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट।
दोस्तों अब ये फ़ोटोग्राफ के माध्यम से आप इस चीज़ों को समझो ताकि आपके दिमाग में एक तरीके से माइंड मैप बने। क्योंकि इससे सवाल बहुत ही ज़्यादा आएँगे और आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर नहीं हो पाएँगी, तो वो गलत होगा। तो स बेसिकली इसके टोटल 6 आर्म्स होते हैं। सबसे बड़ा आर्म्स यहाँ पे जनरल असेंबली है, ठीक है? जिस तरीके से हमारा संसद होता है, उस तरीके से यहाँ पे जनरल असेंबली है, जिसके टोटल 193 मेंबर्स हैं। कभी-कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये भी सवाल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होती है वोटिंग, ठीक है? ये एक तरीके का समझो संगठन है, जहाँ पे एक कंट्री का वोट, 1 वोट माना जाता है, ठीक है? अब इसके जो डिपार्टमेंट हैं, एक तो सेक्रेटेरिएट हो गया, यानी कि सेक्रेटरी जनरल जहाँ बैठते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक-एक करके देखेंगे। दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सवाल दे देगा इसमें से कौन-सा यूएन का बॉडी है और इसमें आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हटा देगा और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दे देगा और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो फिर आपको ये दिमाग में रखना है, जो यूएन का पार्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ना ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है? 2 ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन हैं जो आपस में बहुत ही कन्फ्यूज़िंग है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें से चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन है। ठीक है? और इनके पास होता है वीटो पावर। कहने का मतलब टोटल 15 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग जो हैं, वो कभी भी कोई भी डिसीज़न को बदलने के लिए सक्षम हैं। पाँचों में से कोई भी एक व्यक्ति अगर कोई भी डिसीज़न को नहीं चाहेगा, तो वो नहीं होगा। उसके पास हो गया वीटो पावर। ये थोड़ा-सा अटपटा-सा है, लेकिन ऐसा ही है। ठीक है? तो बेसिकली अगर कोई भी चीज़ें सामने आती हैं और इस पे अगर वीटो डल गया अगर सामने से, तो आप समझो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। इसका एपिक एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो पुलवामा अटैक की बात कर लेते हैं। पुलवामा अटैक हुआ था और इंडिया चाह रहा था, जो मौलाना मसूद अज़हर को वर्ल्ड का आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, है ना? अब इसके लिए इसने प्रस्ताव रखा सिक्योरिटी काउंसिल में, जो इसको तुमने घोषित करो वर्ल्ड का आतंकवादी। हालाँकि चाइना जो है, उसने इस पे वीटो लगा दिया। तो वो वर्ल्ड का आतंकवादी उस समय में घोषित नहीं हुआ। हालाँकि इसके बाद ये चुप हो गया और फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको वर्ल्ड का आतंकवादी घोषित कर दिया। यानी कि देखो ऐसा है, जो चाइना ने ही कह दिया जो नहीं भाई नहीं होगा। तो ये होता है वीटो पावर। तो ये तो हमने आपको एक स्टोरी बता दी। अब समझते हैं जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर कहाँ से आते हैं। ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। और कैसे चुने जाते हैं? तो वोटिंग के माध्यम से। तो कहने का मतलब जो भी नॉन परमानेंट मेंबर बनेंगे वो 2 साल के टर्म के लिए बनेंगे। और ये रोटेशन के बेसिस पे चलता रहेगा और ये 5 परमानेंट मेंबर तो हमेशा से ही 5 परमानेंट मेंबर हैं और वीटो पावर है इनके पास। तो सच पूछो तो ये राजा हो गए, है ना? और ये जो बाकी के जो लोग हैं, ये चुने जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा और इसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है ताकि वो मेंबर कहला सके। ठीक है? इंडिया परमानेंट मेंबरशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा है और इसके लिए और भी ग्रुप्स का पार्ट भी बना है। कहने का मतलब ये हुआ जो आपने एक तरीके से ग्रुप बना के किसी को परमानेंट मेंबर बना दिया, है ना? इस एक ग्रुप बना के इनको परमानेंट मेंबर बना दिया, हमारा क्या? हाँ, हमारी भी तो बहुत बड़ी भूमिका है, हम भी तो फाउंडिंग मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो फिर हमारा क्या? हमें कौन देखेगा? तो फिर हमने भी अपने इसमें गुट बनाए हैं, ठीक है? लेकिन वैसे तो वो गुट प्रेशर ग्रुप का काम करती है, वो यूनाइटेड नेशंस पे प्रेशर डालने का काम करती है, अपना इम्पोर्टेंस दिखाने का काम करती है। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो थे, वो 2 साल के लिए होते हैं और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं और 2 तिहाई बहुमत जिनको आता है, वो चुने जाते हैं। इंडिया टोटल 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सवाल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। लेकिन आपको बता दें इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? कभी-कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सवाल दे देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ पार्ट ऑफ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ
यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप, इस तरीके से सवाल आते हैं। अब सिक्योरिटी काउंसिल एक चीज रन करता है जिसका नाम है पीस कीपिंग फोर्सेस। ये क्या है? तो देखो ऐसा समझो, जो वर्ल्ड में कहीं कहीं युद्ध हो जा रहा है ना? तो फिर जहां पे युद्ध हो जा रहा है तो यूएन क्या करती है, शांति के लिए अपने फोर्सेस वहां भेजती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, दो बड़े बड़े गुप्त, मान लो इजिप्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है? इजिप्ट में मान लो वहाँ के जो 2 बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, वो आपस में लड़ लिए। फिर आर्मी जो वहाँ पे है, वो भी किसी को सपोर्ट कर दे रही है और वो आपस में लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से सिविल वॉर की स्थिति हो जाती है। तो फिर कानून व्यवस्था खत्म हो जाती है। अब कानून व्यवस्था को पुनः बहाल होने से पहले आपको पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाता है ताकि इस पे एक तरीके से लगाम लगाई जा सके। और हमारा इंडिया जो है, वो पीस कीपिंग फोर्स का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसीलिए हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी दावेदारी ठोकते हैं, जो भाई ऐसा है, जो हमें परमानेंट मेंबर बनाओ। इसलिए बनाओ क्योंकि हम लोग पीस कीपिंग फोर्सेस में भी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं, फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं, है ना? जब आप अस्तित्व में आए तो मैं भी इसका पार्ट था, तो फिर हमें क्यों नहीं बना रहे? अब आप पीस कीपिंग फोर्सेस के आंकड़ों की बात करोगे तो 2023 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, लगभग 6000 पीस कीपिंग फोर्सेस हमारे भारत से भेजे गए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। और आप समझो, जो जितने ये सारे मिलके पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं ना, उससे डबल हम लोग भेज रहे हैं। समझ रहे हो? तो फिर इतना कंट्रीब्यूट हम लोग यूनाइटेड नेशंस को चलाने में करते हैं। ठीक है? अब हम लोग इकोसॉक के बारे में भी समझ लेते हैं। ये क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उससे पहले एक बार की ऑर्गन्स जो है इनके, उनको एक-एक करके देख लेते हैं। जनरल असेंबली की बात करें तो मेन डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन, जैसा कि हम लोगों ने देखा 193 मेंबर स्टेट्स होते हैं, सबके पास 1 वोट होता है। और हाँ, एक और चीज़ समझ लो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं। जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड टू बी फॉर 1 ईयर टर्म, ये तो आपको पता ही होगा जैसा कि हम लोगों ने बताया, नहीं बताया था ना? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो 1 ईयर टर्म के लिए इलेक्टेड होते हैं। और विजया लक्ष्मी पंडित जो थी, ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी हमारे इंडिया से। ठीक है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं। ये नेहरू जी की बहन थी। फिर सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लेते हैं। ये इनका काम क्या होता है? जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। ये सैंक्शंस लगा सकती हैं, ऑथराइज पीस कीपिंग एंड मिलिट्री एक्शंस भी ले सकते हैं। ठीक है? सैंक्शंस बेसिकली क्या लगाना होता है? जो आप किसी भी कंट्री पे सैंक्शंस लगा लेते हो, मान लो ईरान बदमाशी कर रहा है, ईरान किसी भी देश पे हमला कर रहा है, इससे वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। तो फिर क्या करेगा? जो पूरे देश जो है, यूनाइटेड नेशन क्या करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगा? इस ईरान पे सैंक्शंस लगा देगा। ठीक है? सैंक्शन लगा देने का मतलब है एक तरीके का प्रतिबंध लगा देना हो गया। ठीक है? तो फिर ईरान को समझ में आएगा, जो ऐसा है, जो भले कोई कंट्री छोटी हो, हमें उससे उलझना नहीं है क्योंकि यूएन सभी का साथ देता है, क्योंकि उसका काम है पीस कीपिंग और वर्ल्ड ऑर्डर को बना के रखना, है ना? अब आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के बारे में। तो 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर और 10 इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली बाय 2 ईयर टर्म्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा। मेजोरिटी की बात करें, वोट कितना चाहिए होता है? तो 2/3 वोट चाहिए होता है। अब आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को समझते हैं, इकोसॉक। ये क्या करता है? इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज को देखता है। और ये आपको 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के वर्क के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाता है, ये डिपार्टमेंट जो है। अब ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन-कौन सी होती हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। 10 फंक्शनल कमीशंस एंड 5 रीजनल कमीशंस को ये डील करता है या फिर कोऑर्डिनेट करता है। अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो 54 मेंबर्स होते हैं। ये भी जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है और 3 ईयर टर्म्स होता है। दैट्स व्हाई हमने आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया, ताकि आपके इमेज दिमाग में ये इमेज बने। तो बेसिकली जनरल असेंबली सबका बाप होता है। इसी का अब सिक्योरिटी वाला पार्ट जो है, वो सिक्योरिटी काउंसिल देखता है। पीस कीपिंग फोर्स भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में आता है। फिर इकोसॉक हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। अब बचा ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये जो आपको यूएन ऑर्गन्स हैं, वो भी हमें देखना है। और इसका जो ऑफिस का जितना काम होता है, वो सेक्रेटरी जनरल यानी कि सेक्रेटारिएट के द्वारा देखा जाता है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की। तो ये क्या है? तो ये आपको ये समझो, जो पहले बहुत सारे नेशंस ऐसे हुआ करते थे, जो एक तरीके से संप्रभुत्व नहीं थे, मतलब संप्रभुता उनके अंदर नहीं थी। वो बेसिकली किसी न किसी के द्वारा रूल किया जा रहा था, किसी और कंट्री के द्वारा रूल किया जा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल भारत। भारत जो है, वो ब्रिटेन के द्वारा रूल किया जाता था। हम लोग यहाँ कॉलोनी बसाई गई थी ना, वो हम लोग कॉलोनाइज्ड थे, है ना? तो फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या है? इट वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 11 फॉर्मर कॉलोनीज। 11 जो पहले कॉलोनीज हुआ करती थी, उनको
सुपरवाइज करना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करने का काम था बेसिकली ट्रस्टीशिप काउंसिल का। और ये 1994 में इसका ऑपरेशंस खत्म हो चुका है, लेकिन ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या है। उसके बाद अब हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है इसका। अब मान लो किसी भी 2 कंट्रीज़ या स्टेट्स के बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये आपको इस पे सेटल करने का काम करता है और एडवाइज़री ओपिनियन देता है, ठीक है? अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें ये समझो जो 15 जज हुआ करते थे हुआ करते हैं और ये भी जनरल असेंबली से ही चुने जाते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा भी चुने जाते हैं और 9 ईयर टर्म्स इनका होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 9 ईयर टर्म्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं सेक्रेटेरिएट। ये बेसिकली ऑफिस ऑफिस के लिए होता है, यानी डे टू डे वर्क जो यूएन का होता है उसके लिए होता है, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। कौन है अभी सेक्रेटरी जनरल, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और यही चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। और सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, तो इट इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 5 ईयर टर्म एंड रिन्यूएबल वंस। एक बार इसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर रिन्यू होते ही रहते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने देख लिया जो सबसे बड़ा असेंबली, जैसा कि नाम है असेंबली, जनरल असेंबली होता है, यहीं से चीजें चुनी जाती हैं। और इसके जो ऑर्गन्स हैं, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी जो है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएस एंड ब्रिटेन। और इनके पास होता है वीटो पावर। कहने का मतलब ये कोई भी चीज पे लगाम लगा सकते हैं। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म्स। इंडिया इसका पार्ट बना था, 8 बार बन चुका है। ठीक है, अभी नहीं है लेकिन 8 बार इसका पार्ट रोटेशन टर्म में बन चुका है। यही पीस कीपिंग फोर्स चलाते हैं। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पीस कीपिंग फोर्स। इकोसॉक हम लोगों ने देख लिया, जो किस तरीके से इसके जितने भी ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन बिठाता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात कर लेते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो बेसिकली पहले कुछ फॉर्मर कॉलोनीज हुआ करती थी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग में ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, तो ये चीफ जुडिशियल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस का। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो हेग नीदरलैंड्स में है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे सवाल आते रहते हैं। और इन सभी चीजों को चलाता कौन है, तो ऑफिस की जो सारी जिम्मेदारी है वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो चलाते हैं और सेक्रेटारिएट से चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यूएन ऑर्गन्स की जो लिस्ट है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की भी लिस्ट है, वो भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। उससे पहले आप फोटोग्राफ देख लो, समझ जाओ। देखो, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये यूएन का सेक्रेटेरिएट है न्यूयॉर्क में। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हेग नीदरलैंड में है ये। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इस तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बैठती है। फिर इकोसॉक है और ट्रस्टीशिप काउंसिल है। अब हम लोग कुछ प्रोग्राम्स और फंड्स जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चलाए जाते हैं उसको एक एक करके देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या आएगा, आपके पास सवाल ये आएगा जो किसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो बस बेसिकली आपको ये एक्रोनिम्स, एजेंसी और हेडक्वार्टर को ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी आपके लिए इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो। वैसे मैं आपको यही अभी पढ़ा के बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ये कहाँ पे इसका मुख्यालय है, तो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड स्टेट्स में ही है, वहीं से चलता है, सेक्रेटरीट से ही चलता है। यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है ये, और न्यूयॉर्क सिटी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूएनसीडीएफ यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड न्यूयॉर्क सिटी में ही है। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, इसका मुख्यालय आपको रोम इटली में है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है वो नैरोबी केनिया में इसका मुख्यालय है। और कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं। और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो कहाँ पे है ये, तो ये आपको देखना है। जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है ये नैरोबी कीनिया में है, क्योंकि आप जो यहाँ पे लिस्ट देख रहे हो ओवरऑल, उसमें थोड़ा सा ये कीनिया वाला जो पार्ट है, अफ्रीका का जो पार्ट है, वो थोड़ा अलग है ना। तो यहाँ पे दो हैं, एक है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और यूएन हैबिटेट भी नैरोबी कीनिया में है। इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर यूएनएफपीए की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की बात करते हैं, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूएनवी यानी यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स कहाँ पे है, तो ये बॉन जर्मनी में, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। यूएनडीपी आपको पता होना चाहिए, यूनिसेफ पता होना चाहिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पता होना चाहिए, यूएनईपी पता होना चाहिए, यूएन हैबिटेट पता होना चाहिए।
अब कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की बात कर लेते हैं। हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखा ही, उसके साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO कहाँ पे है? तो रोम, इटली में है। ठीक है दोस्तों। अब ये कौन-कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है, तो हम लोग वो भी एक बार में पढ़ लेंगे। फिर देखो ऐसा है ना, जो सिविल एविएशन जो होता है, उसको भी रेगुलेट किया जाता है थ्रू स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जिसको हम लोग ICAO कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है। इससे भी सवाल आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रोम, इटली में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो वाशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। बैंकिंग के जितने भी ज़्यादा बैंकिंग के से रिलेटेड जो 2 फंड हैं, अगर मान लो कंट्री का बुरा हाल है तो मॉनेटरी फंड देखता है, और अगर कोई डेवलपमेंट वर्क होता है, रिकंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो वर्ल्ड बैंक देखता है। तो IMF आपको पता होना चाहिए, ये वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। फिर यूनेस्को की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। फिर यूनिडो की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये वियना, ऑस्ट्रिया में है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड, स्पेन में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अभी हमने IMF देखा, उसके साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी होता है, वो वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिनेवा में है। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम में दिख गया होगा, बैंक ग्रुप, पोस्टल, टूरिज्म, मेट्रोलॉजिकल, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा, जो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए जो इन किस तरीके से चीजों को रेगुलेट किया जाए, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है थ्रू द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। अब अब रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। फाउंडेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, तो हमने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स की बात करेंगे। हर का टेबल हमने इसलिए अलग से बना दिया है ताकि आपको उस पे फोकस आपका बढ़ जाए। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये आपको वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये निकालता है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, फॉरेस्ट देख के कंफ्यूज मत होना, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स भी FAO के द्वारा निकाला जाता है। ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स तो आप देख के अंदाजा लगा लोगे, लेकिन वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर लोग। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो वर्ल्ड वेज रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक निकालता है, वर्ल्ड सोशल एंड प्रोटेक्शन रिपोर्ट निकालता है। IMF की बात कर लेते हैं। अब ये वाला जो भी दोनों है, ये आपको पता ही होना चाहिए। FAO का पता होना चाहिए, IMF का 100% पता होना चाहिए। ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है। हमारे यहाँ RBI जो होता है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालती है, लेकिन ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है, वो IMF के द्वारा निकाला जाता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, वो भी IMF के द्वारा निकाला जाता है। दोस्तों, एक फोरम है जो कि UN का पार्ट नहीं है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, है ना? सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि UN का पार्ट नहीं है, एक समझो ये एक तरीके का NGO है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसके द्वारा निकाला जाता है। नहीं दोस्तों, ये IMF के द्वारा निकाला जाता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे मैं उसको बोल्ड कर दूंगा, जो आपको पता होने ही चाहिए। फिर यूनेस्को की बात कर लेते हैं, ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ये निकालता है, और जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये निकालता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये डाल देंगे सवाल, और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, जो अभी हमने ये देखा, जो यूनेस्को जो है वो जेंडर पैरिटी इंडेक्स निकालता है, और एक होता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की, है ना? जो कि UN का एजेंसी नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो हम लोग रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन से जितने हैं वो आप यहाँ पे देख लो। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये आप डेट भी याद रखो, 1948 में अस्तित्व में आया। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ये निकालता है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट ये निकालता है। एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट ये निकालता है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट ये निकालता है। वर्ल्ड विजन रिपोर्ट ये निकालता है। वर्ल्ड
ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट भी ये निकालता है। ये डब्ल्यूएचओ के जितने भी रिपोर्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट निकालती है। तो दोस्तों ये विपो होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? समझो, मान लो आप एक देश हो, इंडिया हो, ठीक है? आपने कोई वैक्सीन बना दी और वो वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में जा रही है ना? तो फिर अगर मान लो ये आपने चाइना में भेजी वैक्सीन और चाइना वालों ने इसका कॉपी निकाल के पायरेटेड बेचना शुरू कर दिया, तो फिर आप कहाँ जाओगे? तो आप पहुंचोगे एक ऐसे संस्था के पास जो कि चाइना को भी देख रहा हो, इंडिया को भी देख रहा हो, या फिर वर्ल्ड को भी पूरा देख रहा हो। तो फिर यानी कि जो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा हो, तो फिर आप विपो पहुंचोगे, बताओगे भाई साहब ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि इसे हमने बनाया है और इस पे हमारा अधिकार है, इस तरीके से आप पायरेसी नहीं कर सकते। हम जिसे परमिट देंगे वही बनाएगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा कोविशील्ड जो था वो एस्ट्राजेनेका मिलके बनाए थे और इंडिया में उसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को राइट्स दिए थे बनाने के लिए, जो तुम बनाओ, है ना? फिर डब्ल्यूएमओ की बात करते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये निकालता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये निकालता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये निकालता है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स भी ये निकालता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ अदर एंटिटीज एंड बॉडीज को देख लेते हैं। दो यहाँ पे नाम देखने को मिलते हैं, यूएनएचसीआर और यूएन वुमेन। ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन ने यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स माना था और इसके लिए एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन निकाला था। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सवाल आएगा, ये कब हुआ था? तो 1948 में आपको पता होना चाहिए। यूएनएचसीआर एस्टेब्लिश कब हुआ था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, तो 1950 में, आफ्टर मैथ ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये बेसिकली आप याद रखो, 1948 यूएनएचसीआर। ठीक है, फिर यूएन वुमेन की बात कर लो। दोस्तों महिलाओं के जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए यूएन वुमेन 2010 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये दो आपको पता होने चाहिए। अब थोड़ा व्यक्ति के बारे में समझ लेते हैं। देखो सेक्रेटरी जनरल जैसा कि हमने बताया वो ये हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस। ये पहले पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, और कहाँ पे है ये सेक्रेटारिएट? तो ये है 760 यूनाइटेड नेशंस प्लाजा, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। आपको बस न्यूयॉर्क सिटी याद होना करना है बस। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा है, किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए किसी भाषा में तो आप चलाओगे, लेकिन हमारे यहाँ वर्ल्ड में देख लो कितनी डाइवर्सिटी है। तो फिर इन सभी चीजों को एड्रेस करने के लिए पॉकेट्स के हिसाब से, मतलब क्लस्टर्स के हिसाब से 6 भाषा चूज की गई हैं। एक है अरबिक, दूसरा चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे भी सवाल आते हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। फिर मेंबरशिप की बात कर लेते हैं। 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। कौन कौन? तो होली सी एंड स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन को ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो जब भी सवाल आए तो आप इनको दिमाग में रखना। अब बात करते हैं प्रेशर ग्रुप की। जैसा कि हमने बताया, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भारत नहीं है, लेकिन भारत चाहता है जो मैं तो परमानेंट मेंबर बनूं ही बनूं, इसके अलावा और भी लोग परमानेंट मेंबर बने ताकि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको G4 बनाया गया। G4 क्या है? तो बेसिकली ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये सारे मिलके G4 नेशन कहलाते हैं। ये एक तरीके के ग्रुप ऑफ नेशंस हैं जो कि अपना परमानेंट सीट देख रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसके लिए ये लोग एडवोकेसी कर रहे हैं ताकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आप फिर से फॉर्म करो और ठीक से ढंग से बनाओ, ताकि हमें भी कुछ वीटो पावर वगैरह मिल सके, है ना? और इसी सिमिलरली G4 के साथ साथ G77 भी इम्पोर्टेंट है। दोनों से सवाल आते हैं, आपको दोनों पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ इंडिया जो है वो G77 भी इसका पार्ट है और ये जॉइंट डिक्लेरेशन है 77 डेवलपिंग कंट्रीज का। ये लोग मिल के काम करते हैं और कारण क्या है? तो ऐसा है, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इनको बेसिक ज्यादा ध्यान देना है। मतलब यूनाइटेड नेशंस को ज्यादा ध्यान देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि ये लोग डेवलप हो सकें। और इसके लिए इन्होंने G77 बनाया ताकि हमें जो राइट्स मिलने चाहिए यूनाइटेड नेशंस में, उसके लिए हम लोग संगठित रूप से कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाएं और मिलकर आवाज उठाएं।
ठीक है? फिर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है। ठीक है दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए। फिर इन 2007 यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड 2 अक्टूबर महात्मा गांधीज बर्थडे एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है? फिर 2014 की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन कमेमोरेटिंग 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे। इस पे नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा योगदान देना पड़ेगा, उन्होंने ही वहां पे प्ली डाला था। ठीक है? जो भाई इंटरनेशनल योगा डे को थोड़ा सा प्रमोट करो। वैसे योगा का बहुत ही पुराना बैकग्राउंड रहा है हमारे देश में। ठीक है? हालांकि यूएन में इसको एज ए इंटरनेशनल योगा डे बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अच्छा खासा योगदान है। अभी ये हाल में ही अप्रैल में शायद भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल इक्वालिटी डे के लिए प्ली डाला है। ठीक है? तो ये भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे मेंशन्ड है ना, in 2016 with the focus on combating inequalities to achieve sustainable development goals, B.R. Ambedkar birth anniversary was observed at the United Nations for the first time. India has made a plea to declare April 14 as International Equality Day. अभी ये हुआ नहीं है दोस्तों, इसके लिए हमने प्ली डाला है। अब कितना मानते हैं नहीं मानते हैं ये नहीं पता। 1953 की बात करते हैं तो नेहरू जी की जो बहन है विजया लक्ष्मी पंडित, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की और 8th प्रेसिडेंट कहलाई है। यानी कि ओवरऑल 8th हुई और पहली भारत से, है ना? पहली वुमन प्रेसिडेंट हुई और 8th प्रेसिडेंट, सॉरी। ठीक है? अब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, जो वर्ल्ड के जो एक मतलब सामूहिक मुद्दे होते हैं ना, ठीक है, उसके लिए कॉल टू एक्शन होता है। कहने का मतलब इस पे एक्शन लिया जाए। कैसे? पोल्यूशन हो गया, गरीब पोवर्टी हो गया, ठीक है, इन सब चीजों पे। उसके अलावा इन्वायरमेंट जो फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, उसके लिए सामूहिक एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो इसके लिए कॉल टू एक्शन कहा जाता है। जो सभी लोग सामने आओ ताकि प्रकृति को बचाया जा सके, पॉवर्टी को खत्म किया जा सके, पीस को बनाए रखना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई गोल सेट किया जाता है। शुरू में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, जो कि 2015 में समाप्त हुआ और फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना दिया, यानी कि वर्ल्ड यूएन ने बना दिया। उसमें क्या है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन है और टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट टू इंश्योर पीस एंड प्रोस्पेरिटी बाय 2030। एसडीजी से बहुत सवाल आते हैं। सवाल क्या आएंगे? जिसके टोटल कितने गोल हैं? तो वो 17 गोल हैं। टारगेट कितने हैं? इस गोल से टारगेट निकल के आए हैं जो 169 टारगेट हैं। ठीक है, जिसमें वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में देखते हुए टारगेट सेट किए गए। ठीक है दोस्तों? अब ये बने कैसे एसडीजी? तो एसडीजी जैसा कि हमने आपको बताया ना, जो एमडीजी खत्म हुआ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हमने 2015 तक था, ये खत्म हुआ तो एसडीजी सामने आया। इससे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बने हैं यहाँ पे, जो सस्टेनेबल डेवलप उससे पहले भी बहुत सारे काम हो चुके हैं, जिसमें से एजेंडा 21, मिलेनियम डिक्लेरेशन हो गया, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन हो गया, द फ्यूचर वी वांट हो गया, द ओपन वर्किंग ग्रुप हो गया। इन सभी इनिशिएटिव्स को मिला के हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे आज पहुंचे हैं। ठीक है? कब हमने अडॉप्ट किया था? तो 2015 में। और ये एजेंडा कब तक के लिए सेट करता है? तो 2030 के लिए एजेंडा सेट करता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल क्या होता है दोस्तों? सस्टेनेबल ये होता है, जो आप एक व्यक्ति हो, आप किसी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इस हैसियत से करो जो आने वाली जो पीढ़ी होगी, आपके जो बच्चे होंगे, उनको भी आप एक सस्टेनेबल फ्यूचर दे सको। कहने का मतलब उनको भी इस रिसोर्स में कुछ हिस्सा मिले। ये नहीं जो आप अभी खा जाओ, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना छोड़ो। तो ये सस्टेनेबल नहीं कहलाएगा। सस्टेनेबल तब कहलाएगा जब आप अभी इसका यूटिलाइज तो करो ही करो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचो, है ना? तो फिर डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल होना चाहिए, जो कि सस्टेन कर सके, खत्म ना हो, एग्जॉस्ट ना हो। और इसी में आपको सेंडाई फ्रेमवर्क, आदिस अबाबा एक्शन एजेंडा एंड पेरिस एग्रीमेंट सभी इसी का पार्ट है। ठीक है दोस्तों? जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क जो था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए था, है ना? इसी तरीके से हम लोग सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द मेथड ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये सस्टेनेबल गोल है। ये आप 17 सस्टेनेबल गोल है, इसके बारे में पढ़ लो। ऐसा है, जो पहला है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन,
affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, required inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। दोस्तों जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया था तो बच्चे इन सभी चीजों को रट रहे थे जम के। लेकिन इसे सवाल बहुत ना के बराबर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो बस आपको ओवरऑल पता होना चाहिए, वही काफी है। अब चलिए कुछ-कुछ सवाल हैं जो कि देख लेते हैं। व्हेन वाज़ द यूनाइटेड नेशंस फॉर्म 1945? ठीक है, 24 अक्टूबर को। ये आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर यूनाइटेड नेशंस? 6 है ना? जिसमें अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करंट सेक्रेटरी जनरल फॉर द यूनाइटेड नेशंस? एंटोनियो गुटेरेस, है ना? और इन्होंने 2017 से पदभार संभाला है। फिर से चुने गए हैं ये। How many member states does the United Nations have in 2023? 193 मेंबर्स, है ना? और दो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं। एक है होली सी और दूसरा पैलेस्टीन। What is the name of the annual report that assesses the gap between the greenhouse gas emissions that countries have pledged to reduce and the level that would limit global warming to well below 2 डिग्री सेल्सियस? दोस्तों ये है एमिशन गैप रिपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड है 2 डिग्री सेल्सियस। आप ये समझो कि कहाँ से आ रहा है वर्ड, ये समझो। देखो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था सभी नेशंस के बीच में, और ऐसा प्लेज लिया गया, ऐस, ऐसी शर्तें रखी गई जो ग्रीन हाउस गैस जो है ना उसका एमिशन हमें 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है। किसके रेफरेंस पॉइंट से? तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल। क्या होता है ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल? दोस्तों ऐसा है, जो 1789 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था और तब से ग्रीन हाउस गैस ऊपर बढ़ रहा है ना? तो इसी को हम लोगों ने बेसलाइन बनाते हुए ऐसा टारगेट रखा है, जो हम लोग अब जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एमिशन होंगे वो इससे 2 डिग्री सेल्सियस जो है ना, इससे ऊपर के 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है हमें। मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस के तक जा सकते हैं, उसके नीचे ही रखना है। तो बेसिकली यही है पेरिस एग्रीमेंट, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूएन एजेंसी दैट प्रमोट्स कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर? जैसा कि आपको नाम से लग गया होगा, द राइट आंसर इज यूनेस्को, है ना? तो यही थे सवाल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सवाल यूनाइटेड नेशन से पूछे गए हैं, मतलब कब यूनाइटेड नेशंस अस्तित्व में आया, कौन कौन से इसके आर्म्स हैं, कौन कौन से नहीं है, जो कि हमने समय समय पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पढ़ लेना चाहिए, और यही है यूनाइटेड नेशंस आपके लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे।